चलिए, तो हमारा 12 महीने का प्रतियोगिता दर्पण समाप्त, आपका दृष्टि समाप्त, दृष्टि भी समाप्त हो गया, घटना चक्र दृष्टि समाप्त, एडिटोरियल का सेक्शन समाप्त। इसके अलावा जो सेक्शन बचा है, परीक्षा मंथन समाप्त हो गया है। ये सारा सेक्शन हम कंप्लीट करवा, आप जाके बुक खोल के देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते, आप एक बार देख सकते हैं। पहला वाला सेट नहीं तो सबसे मिक्स करके दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि छुपा रहे हैं, जो सेक्शन अच्छा देते जा रहे हैं। अब कुछ सेक्शन आपको देंगे, आपका ये इंडिया जीके करके है, इंडिया टुडे करके है वेबसाइट, उससे देंगे कुछ क्वेश्चन। तो ऐसे आपको देते रहे, देखिए जहां से मिलते जाएगा क्वेश्चन वहां से देते जाएंगे आपको। 12 महीने का 12 सेट देंगे, हो सकता है वो 60 क्वेश्चन भी हो, 70 क्वेश्चन भी हो, ऐसे करके, मतलब 12 सेट ऐसा देंगे जो एक मंथ का रहेगा, आपको ऐसा सेट दे देंगे, ठीक है। और उसका डिस्कशन भी करवा देंगे, अभी डिस्कशन नहीं करवा, उस सेट का डिस्कशन भी करवा देंगे, जो 12 महीने का सेट देंगे, ठीक, तो वो दे देंगे। तो हम अपनी तरफ से जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, आप अपनी तरफ से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, हम रोके नहीं है कुछ भी कि आप नहीं करिए, लेकिन मेरे ये सेक्शन करने के बाद करिए। जैसे राष्ट्रीय हो गया ना, तो राष्ट्रीय का आप क्वेश्चन डील करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, बहुत समस्या से जूझ रहे थे आज इस समस्या का। हाँ, तो पहला सेक्शन जो बचा हुआ है वो वार्षिकांक से वो करवा देंगे, फिर हैंड रिटेन नोट्स करवाएंगे, फिर न्यूज़पेपर करवाएंगे, इतना सेक्शन आज करवाएंगे, ठीक। अब हैंड रिटेन नोट्स ज्यादा देंगे क्योंकि उसमें थोड़ा समराइज हो जाता है चीजें, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इस बार का हॉट टॉपिक में से एक है। हिंदी ऊपर है और इंग्लिश नीचे है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक। लेकिन एक बार पहले वाला, अभी तक हम बढ़ाई कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में दृष्टि वाला अच्छा दिया है, ये सेक्शन जो है हिंदी मीडियम में अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है। और एक सेक्शन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि मरणोपरांत मिला है 4 को, मरणोपरांत मिला है। अब उनको कौन कौन रिसीव किए हैं आके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये कोई नहीं लिखा है, कहीं मैगजीन में कवर नहीं किया है कि उनके बदले कौन आके रिसीव किए हैं, तो वो भी आपको देखना जरूरी, ठीक। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। भारत रत्न क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, कहता है परंपरा के अनुसार 1954 से ये चला आ रहा है, और अभी तक कितने लोगों को मिल चुका है, 53 लोगों को ये मिल चुका है। तो यही बात यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जिसमें कहा है 4 पुरुष हैं और 5 महिलाएं, 48 पुरुष है 5 महिलाएं। आजकल मेरा दिमाग ना सही से काम नहीं कर रहा है, नींद पूरा नहीं ना ले रहे हैं। हाँ, ये छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो ये सम्मान दिया गया किनके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। 4 सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा बुला कर दिया गया है, और 1 सम्मान जाकर दिया गया है। किनको जाकर दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को। अब इन हस्तियों के बारे में हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। इनमें पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा नाम है चौधरी चरण सिंह, तीसरा नाम है पीवी नरसिम्हा राव, और चौथा नाम है एमएस स्वामीनाथन। कहते हैं जब, अच्छा, इसमें से एमएस स्वामीनाथन के बारे में आपको जानना चाहिए, मृत्यु हो चुका है इनका। इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है भारत में। एक और चीज यहाँ नोट कर लीजिएगा, टाइम मैगजीन द्वारा इनको 20वीं सदी में 20 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक चुना गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने 1988 में चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नहीं देगा, यहाँ से क्या देगा, हरित क्रांति के जनक कौन है ये पूछेगा, एक बार पूछ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, ये पूछ चुका है, लेकिन आप वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। ये दे सकता है कि उन्होंने एमएस स्वामीनाथन रिसर्च स्टेशन की स्थापना कहाँ की है, तो वो किए हैं चेन्नई में। कब किए हैं, 1988 में। तो जैसा कि मैंने, एक नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, उनको जाकर, वो राजनीतिक हैं, बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं, ये है बस, उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। चौधरी चरण सिंह, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 1 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और भारतीय लोक दल नामक एक पार्टी का गठन भी इन्होंने किया है। इससे इंपॉर्टेंट नाम है जो कांग्रेस में सेंध लगाने का काम इन्होंने किया है, वो है पीवी नरसिम्हा राव का। पीवी नरसिम्हा राव कहाँ गया, सबसे ऊपर ही था, नहीं, वो तो रिसीव किसने किया, वो नहीं है यहाँ पे। पीवी नरसिम्हा राव चूंकि मर चुके हैं, तो उनके बदले रिसीव कौन किया, ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके सुपुत्र पीवी प्रभाकर राव ने लिया है, पहला फैक्ट, उनके सुपुत्र पीवी प्रभाकर राव। दूसरा, चौधरी चरण सिंह का, तो उनका तो राजनेता पुत्र है, नाम है उनका जयंत चौधरी, अभी भी चर्चा में है।
एम एस स्वामीनाथन को कौन लिया? तो उनकी सुपुत्री ली है डॉक्टर नित्या राव, और कर्पूरी ठाकुर के भी उनके राजनेता नेता बेटा हैं, वो है सुपुत्र रामनाथ ठाकुर। तो 4 व्यक्ति का कौन लिया गया? तो आकर लिया गया, क्योंकि मरणोपरांत मिला है। एकमात्र व्यक्ति है लाल कृष्ण आडवाणी जो जीवित हैं, तो उनको घर पर जाके दिया गया है। तो ये 4-5 के बारे में डिस्कशन हुआ। फिर से पीवी नरसिम्हा राव कौन लिए हैं? तो पीवी प्रभाकर राव। चौधरी चरण सिंह कौन लिए? जयंत चौधरी। स्वामीनाथन कौन लिए? नित्या राव। और कर्पूरी ठाकुर कौन लिए? रामनाथ ठाकुर। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे, लेकिन आपको पता है, ये बताने की हमको जरूरत नहीं है कि जननायक के नाम से किनको जाना जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। एक और बात है, मुंगेरी लाल रिपोर्ट चर्चा में इनके पास साथ बहुत रहता है। 1978 में मुंगेरी लाल आयोग का गठन इन्होंने किया, और इसी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। इसके कारण कर्पूरी ठाकुर को हमेशा याद किया था। नीतीश कुमार जी बोले कि भाई हम तो कब से कह रहे थे कि इनको दे दीजिए, अभी जाके दिए। ऐसे मेरी तरह आजकल नीतीश कुमार जी का दिमाग थोड़ा सा कम हो गया है। अभी देखिए ना, कल जाके प्रणाम कर रहे थे एक पूर्व सांसद को, सीरियसली। अब उनका उम्र रिटायरमेंट का हो गया है, लेकिन क्या करिएगा। क्या? चलिए, ये हो गया, ये हो गया। चलिए, पीवी नरसिम्हा, देखिए नीचे पीवी नरसिम्हा राव को याद किया जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, नई आर्थिक नीति के लिए। ये जोड़ी था पीवी नरसिम्हा राव का और मनमोहन सिंह का। तो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नई आर्थिक नीति के जनक किसको माना जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव को आंसर माना गया है, जबकि कई जगह जब इनका नाम नहीं है तो उनको मनमोहन सिंह को माना गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप देखिएगा तो जो एलोकेशन है, पद का जो पदानुक्रम है, उसमें पीवी नरसिम्हा राव ऊपर आते हैं। ठीक, ऐसे ही नहीं दोनों का जोड़ी माना जाता है। तो दोनों आंसर है, इसलिए आपको बता दिए। यही बात इंग्लिश में भी दिया हुआ है, लेकिन जो स्किप किया हुआ है पोर्शन, वो ये पोर्शन स्किप किया हुआ है इंग्लिश में, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा कि किनके बदले कौन लिए। ये पोर्शन स्किप किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 संसदीय समितियां जो इस पर चर्चा हमेशा होता है, चाहे पीटी हो, पीटी में तो ये हॉट टॉपिक है। ये तीनों समितियां कौन कौन सा समिति? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। ये तीनों समिति इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी है लिखा हुआ। इन सब के अध्यक्ष किसको बनाया गया है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये कांग्रेस नेता देख रहे हैं, कौन है? केसी वेणुगोपाल। ये आप देख रहे हैं संजय जायसवाल, हमेशा रहते हैं न्यूज में रहते हैं, और ये हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं बीजेड से नेता वो। तो ये कहा जा रहा है कि श्री ओम बिरला जी ने संसद की तीनों वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन कमेटी जिसको एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं, और लोक उपक्रम संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इसी के कहते हैं कि लोक लेखा समिति के लिए किनको चुना गया है? सांसद केसी वेणुगोपाल को चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो लोक लेखा समिति यानी पीएससी के अभी अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट है, ऐसे बोला जाता है, आप तो जानते ही होंगे कि विपक्ष को ही दिया जाता है 1967-68 से। हम लोग पढ़े थे, कुछ बज रहा है क्या? हम लोग एक बात पढ़े थे कि कोविंद रिपोर्ट जब आया था, रामनाथ कोविंद रिपोर्ट, तो बोले कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का थ्योरी लेकर आए। तो हम लोग पढ़े कि 67-68 तक तो हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का ही थ्योरी काम कर। इधर जान दो, रहेगी तुम लोग पढ़ेगी नहीं। क्या हुआ? फैन बंद करने के लिए बुखार लगा हुआ है क्या? फीवर है? लग तो रहा है। तो चलिए आते हैं पीएससी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो पहला पीएससी के बारे में हम लोग पढ़े। 67-68 से यह प्रावधान रहा है, ये कोई ऐसा नहीं संसदीय प्रावधान है, यह प्रावधान बना हुआ है कि विपक्ष का नेता जो होगा वही पीएससी का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोला हुआ है
कहा गया बिहार में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसलिए टिक लगा दिए हैं, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के विगत 4 बार से निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के सांसद है संजय जायसवाल, इन्हीं को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला, बीजू जनता दल को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं बैजयंत पांडा जी, इन्हीं को सार्वजनिक उपक्रम के लिए संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो 3 कमेटी है, तीनों इंपॉर्टेंट है। उसी तरह बिहार में 25 कमेटी है और 25 कमेटी का अध्यक्ष अभी आया था रिपोर्ट, अभी तो नहीं जानते होंगे, है मेरे पास रखा हुआ, तो वो हम लोग 3 कमेटी तो कम से कम याद रखेंगे उसमें कि बिहार में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बारी बारी से तीनों समितियों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। पहला कमेटी है लोक लेखा समिति, जिसको पीएससी कहते हैं, जिसका अध्यक्ष सामान्य रूप से विपक्ष का नेता होता है और इसमें सदस्य संख्या कितना होता है, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप किताब में शायद पढ़े नहीं होंगे, कहीं कहीं नहीं दिया है, कहते हैं इसमें 7 जो राज्यसभा से मेंबर है इन्हें मताधिकार का प्राप्त नहीं है, यानी ये सिर्फ उसमें शामिल होते हैं सहयोगी के रूप में, जब मत पड़ता है तो उनकी भूमिका नहीं होती। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है इस समिति का पुनर्गठन प्रतिवर्ष किया जाता है और सरकार का कोई भी मंत्री समिति का अगर सदस्य होता है तो वह उससे हट जाता है, यानी उसके मेंबर से हटा दिया जाता है। सिंपल बात है, यानी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, यही बात दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आया है कि सबसे बड़ा समिति कौन है, तो वो है प्राक्कलन एस्टिमेट कमेटी, क्वेश्चन आया हुआ है, देखे होंगे। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है, अच्छा तीनों संसदीय समितियों को ना एकल संक्रमण नियमित अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा है। 30 सदस्य होता है और ये भी है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सब लोग सभा से ही होता है, राज्यसभा से नहीं होता है। तो 30 सदस्यीय लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण यानी सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इनको चुना जाता है। कहते हैं यदि लोकसभा उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति का सदस्य है तो स्वतः ही समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इसके सदस्य के रूप में शामिल होता है तो वो अध्यक्ष वही अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, और अगला आते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें कितना मेंबर है, तो इसमें भी 22 मेंबर है, 15 प्लस 7 तो 22 मेंबर हो गए। तो ये बात बोला जा रहा, बता ही दिए कि वही है, प्रोपोर्शनल सिस्टम से है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से है, तो तीनों का ही चयन उसी तरीके से किया जाता है। अच्छा, एक अच्छा बात है, कहता प्रत्येक बार समिति के 1/5 सदस्य हट जाते हैं और 1/5 सदस्य शामिल हो जाते हैं, तो ये समिति बना रहता है। तो हमने 3 समितियों को देखा, पहला पीएससी को देखा, पब्लिक अकाउंट कमेटी को देखा, दूसरा हमने एस्टिमेट कमेटी को देखा और तीसरा हमने सार्वजनिक उपक्रम कमेटी को देखा। पहले में कितना मेंबर है, 22 मेंबर है, दूसरे में कितना मेंबर है, 30 मेंबर है और तीसरे में कितना मेंबर है, 22 मेंबर है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे बड़ा कमेटी कौन है, तो प्राक्कलन कमेटी है। चलिए अब आते हैं पीएम मोदी जी पर। यही बात प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ है, जुलाई अगस्त सेशन में पूरा 2022 तक है, वो इतना हमको मतलब नहीं है, ये भी ज्यादा ही हो गया, लेकिन चलिए ठीक है। ये ऑर्डर, ये तो अवार्ड लेके आ जाते हैं और हम लोग को तबाह करते रहते हैं, तो कोई बात नहीं। रसिया गया भी और रसिया में इनको मिला ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये वहां का सर्वोच्च सम्मान है। कहता है इसकी घोषणा 2019 में की गई थी, लेकिन मोदी जी उसके बाद गए नहीं, क्या कोरोना आ गया। अब कोरोना में 2 साल तो ये बैठे रहे यहीं पर, तो इनको अवार्ड कब मिला, तो अभी गए हैं तब इनको यह अवार्ड दिया गया है। तो ये किस देश द्वारा दिया गया है, रसिया द्वारा दिया गया है। ठीक है, दूसरा है ग्रीस, ये ग्रीस को में जाके मिला ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अगस्त 2023 में। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस में दिया गया है, तो पढ़ चुके हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, क्वेश्चन आ चुका है टेस्ट में भी जुलाई 2023 में। अब इसके नीचे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि 1 साल का पूछता है समानता, तो आपका यहां तक काफी हो गया। ठीक, लेकिन आप चाहें तो मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है, पपुआ न्यू गिनी में ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया गया है, इस तरह फिजी में दिया गया है। अब फिजी में अभी देखिए हमारे राष्ट्रपति को भी मिला है, कल पढ़े थे। ठीक है, तो ये है मोदी जी जहां गए और सर्वोच्च सम्मान उठाकर लाए।
ये अच्छा बात है कि 2014 से नहीं दिया है, नहीं तो ये पूरा पेज भर जाता है। ठीक, शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नहीं नहीं, इरिलेवेंट नहीं है। आप जब बीपीएससी में क्या पूछ दे ये पता नहीं है आपको, आपको लग सकता है इरिलेवेंट है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछे हुए बीपीएससी में देखे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए, हाँ, यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बीपीएससी में पूछता है। शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म महोत्सव में दिया गया पार्डो आला कैरियर आसकोना लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड, और ये दिया गया है। तो ये अब थोड़ा सा बड़ा है, उसका साइड लाइन करते हैं। पार्डो आला कैरियर आस्कोना लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड, ये दिया जाएगा लोकार्नो फिल्म महोत्सव में। तो ये अवार्ड दिया जा रहा है शाहरुख खान को, तो ये न्यूज़पेपर में भी आया था, तो ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट। ठीक, महफूज। राहुल गांधी जी पूरा संविधान लेके इलेक्शन लड़ लिए, तब मोदी जी आए तो कहे कि भैया आज आप जो कर रहे हैं वो बेकार है। काहे कि आप संविधान का हत्या किए हैं। कब हत्या किए हैं? तो 25 जून को। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट। राहुल गांधी जी संविधान लेके घूम गए, तो मोदी जी आए तो सबसे पहले संविधान भी चुन गए, क्योंकि ये परसेप्शन बन गया था ना, राहुल गांधी जी ने बना दिया कि ये संविधान को का हत्या कर देंगे, खत्म ही कर देंगे। चलिए, वो तो चलते रहता है, पॉलिटिक्स में तो ये सब आम बात है, लेकिन ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। डेट है 25 जून। क्या हुआ था इस दिन? तो 1949 में 25 जून को आपातकाल की घोषणा की गई थी, और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला कि आपने तो संविधान की ही उस दिन हत्या कर दी। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल असैसिनेशन डे ऑन 25 जून किस परिप्रेक्ष्य में किया गया, तो ये पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, कल हम लोग 26 तक देख चुके थे हैंड रिटन में, आज 27 से शुरू करते हैं। ठीक, तो हमने बात किया था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि वहां इलेक्शन हुआ है, और मैंने बोला था कि इलेक्शन के पहले सरकार चाहती है कि दिल्ली जैसा स्थिति जम्मू कश्मीर में भी हमको मिले, और ये जरूरी भी है, क्योंकि केंद्र मजबूत रहेगा तभी आप उसके संभाल पाएंगे, नहीं तो जम्मू कश्मीर संभालना केंद्र के लिए बड़ा मुश्किल वाला सौदा हो जाएगा। तो यही बात पहला न्यूज है जो प्रतियोगिता दर्पण में दिया है कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के प्रशासनिक शक्ति में वृद्धि कर दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इंक्रीज कर दिया गया है जम्मू और कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर का। कैसे किया गया है? तो इसके लिए नियम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करके उपराज्यपाल के पावर को बढ़ा दिया गया है। तो ये बात बोला गया है कि जिस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली में, उसी तरह का गवर्नर का पावर दे दिया गया है जम्मू और कश्मीर में। बस इतना है, ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। क्यों दिया गया है? तो ये बताया गया है कि हम लोग आर्टिकल 370 लेकर चल रहे थे, लेकिन 370 को हम लोग कब एबोलिश कर दिए? 5 अगस्त 2019 को। तो 5 अगस्त 2019 से फिर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया जम्मू कश्मीर। अब हम चाहें तो उसके लिए विधान बना सकते हैं। ये याद है या नहीं है? याद है ना? 370 याद है? जिसका मुंह बना हुआ है उसको याद नहीं है, लेकिन इज्जत में क्या करे आदमी। तो अभी 2 सेक्टर बन गया। तो हमने बात किया था पिछले दिन ही कि लद्दाख का 5 जिला नया बना है। 2 लेह और करगिल पहले से था, और 5 जिला इधर बन गया। पढ़े थे पहले क्लास में ही, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को अब तो राज्य का दर्जा मिल गया है, अब वहां चुनाव हुआ है, अभी ये हो गया, मिलेगा, बोला गया है मिलेगा, राज्य का दर्जा मिलेगा। अगला है किसान सम्मान सम्मेलन। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी के वाराणसी में किसानों को संबोधित करने के लिए किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी जी द्वारा बुलाया गया, और क्या किया गया? डीबीटी कर दिया गया, मतलब पैसा भेज दिया कि भैया जिताए हो लोग। तो 9.26 करोड़ किसानों को डीबीटी के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का पीएम किसान सम्मान निधि का 17वीं किस्त जारी किया गया। और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कितना पैसा दिया जाता है? 6,000 रुपया दिया जाता है, 2-2 हजार के किस्त में दिया जाता है। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है बीपीएससी में, ठीक है।
तो किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई है? तो 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, कितने महीने? 4 महीने पर 2,000 रुपया दिया जाता है और 100% फंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, ओके। अगला हम लोग देख रहे हैं भील प्रदेश का डिमांड हो रहा है। ये है इलाका जिसको डिवाइड करके बोला जा रहा है कि हमको भील प्रदेश बना दीजिए। कौन कौन सा राज्य? देखिए, ये पूछा जा सकता है कि भील प्रदेश में कौन कौन सा राज्य हो सकता है, क्योंकि डिमांडिंग को टॉपिक है। तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात। तो इन सबको काट कर एक प्रदेश बनाने की बात की जा रही है। उस प्रदेश का नाम है भील प्रदेश। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि डिमांड फॉर भील स्टेट, किसको किसको? तो राजस्थान और उसके आसपास के प्रदेशों को मिलाकर। तो भील पश्चिम भारत की द्रविड़ जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं। द्रविड़ जनजाति जानते ही हैं। और यह जनजाति किस जाति समूह में आती है? द्रविड़ जनजाति। तो ये ऑस्ट्रोलॉइड जनजातीय समूह में आता है। क्या गर्मी लग रहा है तुमको? तो पीछे चले जाओ, आप आगे आ जाइए। ठंडा लग रहा है ना, आगे आ जाइए। सर आगे आने से अच्छा है कि पीछे हम मरें। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भील प्रदेश की डिमांड की जा रही है कहां कहां? तो राजस्थान, एमपी और गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों को मिलाकर। कर रहे हैं इनका मूल भाषा क्या? देखिए, डिमांड जब किसी भी विषय वस्तु का होता है तो उस जनजाति को लेकर चर्चा चलने लगता है। तो इसकी मूल भाषा है भीली और जनसंख्या कितना है? 1.7 करोड़। और यही बोला जा रहा है कि भगवान शिव और माँ दुर्गा की ये पूजा करते हैं। और इसके शुरुआत कौन किए थे भील प्रदेश का डिमांड? तो 1913 में गोविंद गिरी बंजारा द्वारा किया गया था। गोविंद गिरी बंजारा द्वारा किया गया था। इंग्लिश वाले बाद में लीजिएगा, इसको ट्रांसफॉर्म करके देंगे, मतलब और लिख के दे देंगे इंग्लिश में, तब बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इतना हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो, तो इंग्लिश में इसको लिख देंगे साइड बाय साइड। हाँ, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या देखा भील प्रदेश को लेकर कि राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों को डिमांड कर रहा है कि एक स्टेट के रूप में फॉर्म कीजिए। इनका भाषा क्या है? भीली है और ये ऑस्ट्रोलॉइड जनजाति समूह से बिलोंग करते हैं। जनसंख्या 1.7 करोड़ है और भगवान शिव और माँ दुर्गा के उपासक हैं। शुरुआत कौन की है? तो गोविंद गिरी बंजारा की है। गोविंद गिरी बंजारा की है। ठीक है, ऑनलाइन में जो इंग्लिश वाले होंगे हमको रात में इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेंगे 9015148776। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्का उत्पादन की बात कर लेते हैं। कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि मिलेट ईयर घोषित किया गया है 2023 को, और 2024 को कैमल, और 2025 को क्वांटम के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो मक्का उत्पादन को लेकर हरित क्रांति के प्रभाव की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई चारा फसल से ईंधन एवं औद्योगिक क्षेत्रों को भी मिलाना चाहिए, जैसे एथेनॉल प्रोडक्शन के संदर्भ में। तो ये बोला जा रहा है उत्पादन 35 मिलियन टन हुआ है मक्का का, और 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश बन गया है भारत। वैश्विक उत्पादन का 2.59% हिस्सा कौन उत्पादन करता है? भारत करता है। चावल गेहूं के बाद मक्का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि ये मोटे अनाजों में गिना जाता है। और विश्व में मैक्सिको सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन करता है, और भारत में कर्नाटक सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन करता है। उसके बाद एमपी, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, हाँ, बिहार में भी उत्पादन, ये क्रम नहीं है, लेकिन कर्नाटक 1 पर है, ये ठीक है। ठीक है, कर्नाटक 1 पर है, ये ठीक है। कहता 60% मक्के का उपयोग में क्या में करते हैं? तो मुर्गी जो दाना चुगती है वो मक्का देते हैं, या फिर चारागाह पशुओं के चारे के रूप में मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। और आपके हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स में भी थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि वो आपको पता नहीं है, और है पता नहीं। अगला न्यूज है जो अच्छा न्यूज है। जवाहरलाल दर्डा की स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। हम इस पर क्यों फोकस है? क्योंकि एक बार 75 रुपए का सिक्का जारी किया था, बीपीएससी ने उसको पूछ दिया। तो ये सिक्का वाला भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते। कल भी पढ़े थे हम लोग 75 वर्ष वाला। कौन कौन देश के बीच? भारत और रोमानिया के बीच संबंधों को डाक टिकट जारी किए थे। ठीक है, ओके।
तो कह रहा है कि जवाहरलाल दर्डा, देखिए ये बहुत बड़ा नाम नहीं, लेकिन जहां के लिए बड़ा नाम है वहां इलेक्शन होने वाला है, ठीक। तो 101वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा, क्यों बता दिए कि वहां इलेक्शन है, इलेक्शन टाइम में ये सब खूब याद आते हैं। लोकमत मीडिया ग्रुप के संस्थापक है तो कौन, जवाहरलाल दर्डा। कहते हैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला मराठी न्यूज़पेपर है जिसके संपादक रहे, जैसे द हिंदू है ना, वैसे ही महाराष्ट्र में ये, ठीक है, लोकमत है। जैसे शिवसेना भी अपना निकालती है, क्या नाम है उसका, कौन सा, सामना, सामना, हाँ। अब आते हैं, ये हो गया जवाहरलाल दर्डा, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नाम है जवाहरलाल दर्डा, कहां से बिलोंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र से, ठीक है। अगला है प्रेरणा स्थल, ये बनाया गया हमारे संसद परिसर में। क्या किया गया कि जहां तहां जो हमारे आदर्शों का मूर्ति स्थापित था सबको एक जगह रख दिया गया। जैसे मंदिर बनता है ना, वैसे ही संसद भवन में हम लोग क्या बनाए, प्रेरणा स्थल बनाए, कि आप उनके पास जाएंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे तो आप भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। वही पॉइंट ऑफ व्यू से संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और सभी महापुरुषों के प्रतिमाओं को एक साथ रखा गया है और इसी जगह को क्या नाम दिया गया है, प्रेरणा स्थल, इंस्पायरेशन प्लेस, ठीक है, इंस्पायरेशन प्लेस। एक बड़ा अच्छा, अब हम लोग इतना देख लें, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, याद होते जा रहा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक, फटाफट। ये बड़ा अच्छा है, पिन कोड निर्धारित, आप पहले भी इस पर देख चुके हैं। पिन कोड का नाम क्या है, MH1718। हमारा पिन कोड होता है 8,26,000, 8,20,000, 8,06,000, 8,06,000, 8,00,000 होता है ना, ऐसे ही पिन कोड ये बना है MH1718। और ये क्या बोल रहा है, इंडियाज न्यू पोस्ट ऑफिस इन अंटार्कटिका, पिन कोड MH1718। तो कहाँ का पिन कोड है, अंटार्कटिका का। आपको हम बताए थे कि पहला बार जब हम वहां स्टेशन स्थापित किए थे तो पृथ्वी मंत्रालय के पास इतना 10,000 के करीब लेटर पहुंचा, खुशी में, भारत की खुशी में। तो ये कैसे जाता है, तो पोस्ट ऑफिस यहां से वहां भेजता है और इसके लिए स्पेशल स्टेशन का निर्माण किया गया, सॉरी पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया गया। तो ये बोल रहा है कि पिन कोड MH1718 अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन में दूसरा डाकघर होगा। 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका के मैत्री से रिसर्च स्टेशन में शाखा खोली गई थी पहली, अब ये दूसरा। कहता पहला दक्षिणी गंगोत्री में डाकघर खोला गया, सॉरी पहला दक्षिणी गंगोत्री में, दूसरा मैत्री में ये खोला गया है। और वर्तमान में 2 केंद्र है जो कार्यरत है, मैत्री और भारती, क्योंकि गंगोत्री तो समाप्त हो चुका है। एक और स्टेशन खोलने की बात चल रही है लेकिन अभी खुला नहीं है। तो 3 स्टेशन भारत का है जो अंटार्कटिका में काम कर रहा था, जिसमें से 2 अभी कार्यरत है और एक समाप्त हो गया, ठीक। आगे बढ़े, तो पिन कोड MH1718 किस कहाँ स्थापित है, मैत्री में, ठीक। ऐसे देखा जाए अभी के अनुसार तो पहला ही, क्योंकि दक्षिणी गंगोत्री समाप्त हो गया। चुनावी बॉन्ड योजना बता दिए थे ना, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 न्यूज आ गया साथ में। अब क्या है ना कि बना रहे हैं तो पीछे वाला आपको बताया ना कि 2-3 बार हो गया, जैसे आदि महोत्सव, आदि ये मैगजीन में 2-3 बार दिया हुआ है, क्योंकि एक बार अनाउंस होता है तब देता है, एक बार होता है तब देता है, पुरस्कार मिलता है तब देता है, तो इसलिए 2-3 बार आ गया, तो 2-3 बार लिखा गया गलती से। तो चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। मैंने कल ही बताया था कि इसमें 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक का चुनावी बॉन्ड खरीदा जाता है। बड़ा इशू ये है कि कौन खरीदता है ये पता ही नहीं चलता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब शुरू किया गया, 2018 में, और रद्द कब किया गया, ये भी डेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहिएगा कि सर डेट का क्या इंपॉर्टेंट है, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिया है, लगातार दिया है डेट लाइन से बनली। तो 15 फरवरी 2024 को रद्द किया गया। यही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का खिलाफ है ये, तो यही बात बोला गया। 2 बुक के बारे में देख लेते हैं। एक बुक का नाम है 11 रूल्स फॉर लाइफ। अब ऐसा बुक है जो चेतन भगत जी ही लिखते हैं, 11 रूल्स फॉर लाइफ। एक है कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, ली कीनेन द्वारा लिखा गया है। कौन सा, ली कीनेन। तो ये 2 बुक है। फिर बोले कि ये आएगा, तो ये आ ही गया, हालांकि इसको बता दें। हाँ, LK आडवाणी जिंदा है, ठीक है।
ये पढ़ा चुके ऑलरेडी, कुछ ऐसा न्यू। 1987 में स्थापित हुआ, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, और अर्जुन मुंडा इसका भी वर्तमान में मंत्री। अब कौन है? जोएल राम, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। उस समय जिस समय आया था उस समय अर्जुन मुंडा थे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि पहला ऐसा व्यक्ति है जो गाजा युद्ध में यूएनओ की तरफ से पीस कीपिंग फोर्स में थे और इनका मृत्यु हो गया, जो भारत से बिलोंग करते हैं। बड़ा बात ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहते हैं, गाजा के संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय अधिकारी की मौत हो गई है और इनका नाम है वैभव अनिल काले। कहते हैं पहला विदेशी कर्मी है यूएनओ का जो मारे गए हैं गाजा युद्ध में। हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय हैं। बोला जा रहा है 13 मई 2024 को यह घटना घटा है। अब यूएनओ के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है। कितने मेंबर है? 193 मेंबर्स है। 2 ऑब्जर्वर देश है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना इनके जिम्मे आता है। 25 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ है और हेड इसको अभी है, अभी सबको पता है, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, वो है एंटोनियो गुटेरेस। देखिए दो ही दे, अभी इजराइल जिस तरह से नजरअंदाज कर रहा है, हो सकता है इजराइल पर भी अगर कोई ऐसा ही कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तब वो कहाँ पहुंचेगा? जाके यूएनओ में ही पहुंचेगा, वो भी यूएनओ में। लेकिन अभी तो यूएन एजेंसियों को बैन करने में लगे हुए, खैर वो उनका मैटर है। तो हम लोग अभी तक इतना देख चुके हैं। अब आते हैं अगला प्रोग्राम, बड़ा बढ़िया प्रोग्राम है, WH प्रोग्राम। तो अच्छा कैसे हो गया? तो आप आयरन करते हैं कि नहीं करते? कौन बिना आयरन क्या होता है इस क्लास में? तो आप लोगों को शादी करने की आवश्यकता है, ठीक। कहा जा रहा है कि हम लोग एनर्जी को कंजर्व करेंगे, बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? तो रिंकल्स अच्छे हैं, बोल रहा है रिंकल्स अच्छे हैं। और रिंकल्स क्या होता है? तो आप जब कपड़ा धोते तो देखिएगा मुड़ा मुड़ा से ऐसा हो जाता है, तो उसको सीधा करने के लिए हम लोग आयरन का, इस्त्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है सप्ताह में 1 दिन बिना आयरन के कपड़ा पहनना है, और उसी प्रोग्राम का नाम है WAH प्रोग्राम। समझ में आया कुछ? ठीक है। तो ये बोला जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया है? CSIR द्वारा शुरू किया गया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 26 सितंबर 1942 को इसका स्थापना हुआ। प्रेसिडेंट PM मोदी अभी, और डायरेक्टर जनरल है एन कलाई सेल्वी। और क्यों है ऐसा? तो सुन लीजिए। बोले ये पहली महिला अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एन कलाई सेल्वी पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो बोले कि महिलाओं को कम से कम 1 दिन तो छुट्टी हम दिलवा ही देंगे। 1 दिन आप आयरन किए बिना कपड़ा पहन के आइए, क्योंकि आयरन तो महिलाएं ही करती हैं घर में। तो ये है WH मुहिम। कौन करवा रहा है? CSIR। याद रहेगा, ठीक। अच्छा बात यह है फुल फॉर्म इसका बड़ा जबरदस्त है, रिंकल अच्छे हैं, ठीक है। अगला आते हैं साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। क्यों चर्चा में है? क्योंकि कह रहा है, ये देखिए भारत सरकार का नियम रहा है ना कि हमारे यहाँ से विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो ये प्रवास हो रहा है और पैसा बाहर जा रहा है उसको रोका जाए। तो हमने क्या किया है, विश्व कम्युनिटी को बोला है कि आप हमारे यहाँ आके कैंपस खोलिए। आप जो जितना भी टॉप यूनिवर्सिटी है उनको हमने बोला है कि आप हमारे यहाँ आके कैंपस खोलिए। बच्चा वहां जाके पढ़ता है तो ऐसे भी फीस आपको देता है, यहीं पढ़िएगा, यहाँ भी कमाइएगा, वहां भी कमाइएगा, जिसको वहां जाना होगा जाएगा ही। तो इसी आधार पर विश्व की प्रमुख यूनिवर्सिटी जो है भारत में भी अपने कैंपस को खोलने जा रही है। उसी में से एक यूनिवर्सिटी का नाम है जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं, वो है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। बात समझ गए? ठीक है। यही बोल रहा है कि भारत के गुड़गांव में यह कैंपस खोलेगा, कैंपस विल ओपन इन गुड़गांव, ठीक। कहाँ का विश्वविद्यालय है? ब्रिटेन का। अच्छा, ये रैंकिंग के आधार पर भारत सरकार ने बोला टॉप यूनिवर्सिटी आना है, तो टॉप मतलब होता है 100, टॉप 100। तो क्यूएस रैंकिंग में इसका कितना स्थान है? 81 पोजीशन है, और टाइम्स मैगजीन में इसका पोजीशन है 97। सो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का नाम हम लोग जानेंगे। अच्छा, यही नहीं जानना है, भारत का भी यूनिवर्सिटी जो है विदेश में जाके कैंपस खोले हैं। पिछले साल ये बड़ा चर्चा में थे। एक है IIT दिल्ली जो अबू धाबी में जाके कैंपस खोले हैं, और IIT मद्रास जो तंजानिया में जाकर कैंपस खोले हैं।
ठीक है, जंजीबार। तो ये दोनों भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास आ भी रहे हैं और हम जा भी रहे हैं। ठीक, ओवरऑल पोजीशन में IIT मद्रास ही सबसे आगे है भारत में। ठीक, ये न्यूज तो आप पढ़े ही होंगे, अभी हाल ही का है, बहुत दिन का हुआ भी नहीं। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम परिवर्तित कर दिया गया। नाम क्या था पहले? पोर्ट ब्लेयर। अब नाम क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। विजयपुरम, ठीक है। ये पोर्ट ब्लेयर नाम कैसे पड़ा है? तो ये भी बोला गया कि एक सर्वेयर को भेजा गया था जिनका नाम है आर्कीवाल्ड ब्लेयर, और इन्हीं के नाम पर ये वहीं पर बस गए, तो उन्हीं के नाम पर वो द्वीप का नाम रखा गया पोर्ट ब्लेयर द्वीप। अब बोला गया गृह मंत्री द्वारा कि भैया हमको इसी उपनिवेशी बात दिन का याद आ रहा है कि जैसे हम अभी भी किसी के बंधन में हैं, इसलिए हम इसको नाम रख दिए श्री विजयपुरम। तो क्या ऐसा पहली बार हुआ कि किसी द्वीप का नाम परिवर्तित हुआ? तो नहीं, इसके पहले भी 3 द्वीपों का नाम परिवर्तित किया जा चुका है अंडमान में। और वो कौन कौन है? तो यहाँ आइए। पहला है रॉस द्वीप, नाम पड़ा सुभाष द्वीप, पड़ा था, ठीक है। दूसरा है नील द्वीप, जिसका नाम पड़ा शहीद द्वीप। और तीसरा है हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम पड़ा स्वराज द्वीप। ठीक है, ये 4 साल पहले की घटना है, अभी की घटना नहीं है। तो रॉस द्वीप, नील द्वीप, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक, इन तीनों का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज। ठीक है, तो ये दूसरी बार नाम परिवर्तन है। चलिए, प्रधानमंत्री मैया सम्मान योजना, सॉरी मुख्यमंत्री, कहाँ से दिमाग प्रधानमंत्री पर टिका हुआ है। इधर से पढ़ाते हैं ना तो मंत्री दिख जाता है तो प्रधानमंत्री लग जाता है। हाँ, अच्छा है, ये भी वही है, दिमाग उसी को कैच करता है ना जो हाईलाइटेड होता है। और जो पीछे, एक बार देख लिया दुनिया में, आपके दिमाग में वही लोग छाए रहेंगे ना जिनका अट्रैक्शन आपके ऊपर सबसे ज्यादा है, बाकी लोग नहीं छाए रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जी दिन भर न्यूज़पेपर में और टीवी में आते रहते हैं। हालांकि अभी तो थोड़ा कम हुआ, क्या कि इलेक्शन खत्म हुआ है ना। हाँ, आते हैं। आपको पता है इस स्टेट में भी इलेक्शन होना है, और चंपई सोरेन जी छोड़ के चले गए चाचा जी। खैर, हम ये नहीं कर रहे हैं कि इनके जैसा हालत हो जाएगा, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चल रहा है। हम आपको कल ही बताए थे महाराष्ट्र में भी एक योजना चल रहा है जिसमें महिलाओं को 1500 रुपया मंथली देने की बात की जा रही है, कल पढ़ाए थे। तो मैया सम्मान योजना में झारखंड द्वारा शुरू किया गया है कम आय के वर्ग के परिवार की महिलाओं के लिए यह योजना शुरू किया गया। कितना आय ग्रुप के लिए? तो 21 वर्ष से लेकर 50 साल के लिए। कहा जा रहा है कि तो 18 साल हो गया, ठीक है। अभी जब तक लिखे थे वो उस समय था 21 साल से शुरू हुआ था, अभी देख लीजिएगा, देख लेंगे हम। 8 लाख से कम आय अगर आप है, EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए इतना ही चाहिए। तो इससे कम अगर देखिए, एक चीज है व्यक्तिगत आय या पारिवारिक आय, 2 चीजें होता है। तो व्यक्तिगत आय में तो आपका आय आ गया, पारिवारिक आय में सामूहिक आ गया। तो कह रहा पारिवारिक आय आपका 8 लाख से कम होगा तभी आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये है, शायद कल इसका कल चर्चा किए थे, नहीं किए थे कि राष्ट्रपति भवन में विकलांग लोग। अच्छा, हाँ ठीक है। कह रहा है 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। यह किन के लिए किया गया? तो दिव्यांगजनों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए किया गया। कितना है? 17वां है। कहाँ किया गया? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। ये कहता है कि कौन करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दिव्यांगजनों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से, एम्पावरमेंट के उद्देश्य से 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते फिर से कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके। क्या कि आगे चलते जाएगा, पीछे वाला भूलते जाएगा, ये तो होता ही है समानता। पहला हम लोग ने देखा कि भारत रत्न सम्मान 5 व्यक्तियों को मिला, 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है, एक वो अभी जिंदे हैं। ठीक, 5 व्यक्ति जो मरे
वो उनको कौन कौन रिसीव किए हैं, तो उनके सुपुत्र या सुपुत्री रिसीव किए हुए, जैसे पीवी नरसिम्हा राव का प्रभाकर राव रिसीव किए हैं, चौधरी चरण सिंह का जयंत चौधरी रिसीव किए हैं, एम.एस. स्वामीनाथन का नित्या राव रिसीव किए हैं, और कर्पूरी ठाकुर रामनाथ ठाकुर रिसीव किए हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बहुत चर्चा चला था, पिछड़ा आरक्षण दिया गया, और जननायक कर्पूरी ठाकुर विश्वविद्यालय बक्सर बिहार में स्थित है। लाल किशन आडवाणी तो एक नेता है, संस्थापक सदस्य हैं। एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं, और चेन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च सेंटर भी स्थापित है। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता हैं, 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री, 1 बार प्रधानमंत्री। ठीक है, और कोई है? पीवी नरसिम्हा राव नई आर्थिक नीति के पितामह। इसके अलावा हमने देखा 3 संसदीय समितियां हैं। कौन कौन सा है? लोक लेखा समिति, पीएसी, एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, और पब्लिक अंडरटेकिंग यानी लोक उपक्रम समिति। जहां एक समिति के अध्यक्ष हैं पीएसी के केसी वेणुगोपाल, यही हमने देखा। फिर हमने देखा कि बिहार के पश्चिम चंपारण के हैं संजय जायसवाल, जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। और फिर कौन है? तो तीसरे हैं उड़ीसा के गजेंद्र बैजयंत पांडा जी, ये सार्वजनिक उपक्रम के समिति के अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, एस्टिमेट कमेटी में 30 सदस्य होता है, और पब्लिक पार्लियामेंट्री कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 सदस्य होता है। सबसे बड़ा समिति एस्टिमेट कमेटी है, और तीनों कमेटियों के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमण मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रेशियो और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मोदी जी कहाँ कहाँ घूम के आ गए और प्रोजेक्ट लेके आ गए और आपको दिखा गए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ गए? तो मेन 4 हम लोग देख लेते हैं। रशिया में लेके आए ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, ग्रीस से लेके आए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, और फ्रांस से लेके आए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये हम 3 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर शाहरुख खान जी को मिल रहा है जो पढ़ने लायक नाम नहीं है। ठीक, अगला आते हैं 25 जून, इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है, संविधान हत्या हुआ था उस दिन। ठीक, क्यों? क्योंकि उस दिन इमरजेंसी घोषित किया था 25 जून 1975 को। ठीक है, फिर हमने देखा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का पावर बढ़ा दिया गया है। फिर हमने देखा किसान सम्मेलन बुलाया गया है। कहाँ बुलाया गया है? वाराणसी में। उसी दिन डीबीटी के माध्यम से कितना करोड़? तो 20,000 करोड़ रुपया डाला गया है। किस योजना के तहत? किसान सम्मान योजना के तहत। तो 24 फरवरी 2019 को यह योजना शुरू किया गया। 4 महीने पर 2,000 रुपया मिलता है, तो 1 साल में 6,000। हाँ ठीक है, 4 महीने में 2,000 रुपया मिलता है। ठीक है, तो 3 4 2 6। ठीक है, ये 100% सेंट्रल स्कीम। भील प्रदेश का डिमांड किया गया। कौन शुरुआत किए थे? गोविंद गिरी बंजारा डिमांड किए थे। भील जनजाति जो अस्ट्रोलॉइड जनजाति समूह से आती है। ठीक है, मक्का उत्पादन की बात करें तो अभी हम लोग देख रहे हैं द्वितीय हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, जिसमें मोटे अनाज, तिलहन अनाज, दलहन अनाज, इन सब के उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमने देखा भी कि यूएनओ ने मिलेट ईयर भी घोषित किया 2023 को। इसी तरह हम देख रहे हैं कि मक्का उत्पादन को न सिर्फ खाद्यान्न के रूप में बल्कि हम लोग पशुओं के चारे के रूप में, मुर्गी के चारा के रूप में यूज करते हैं। हम लोग कम ही खाते हैं लेकिन को प्रोडक्ट खाते हैं, मतलब इससे बना हुआ चीजें खाते हैं। इसी तरह हम लोग जवाहरलाल दौड़ा के बारे में बात किए, 100वीं जयंती मनाए, 100 रुपया का सिक्का लेकर आए, स्मारक सिक्का लाए, और 21 मीडिया समूह से जुड़े हुए हैं तो लोकमत से जुड़े हुए हैं। फिर हमने देखा प्रेरणा स्थल को, जो संसद लाइट कट गया मोबाइल का, कैसा कैसा अपने से जल गया, छू रहे होंगे बार बार तो बोला होगा लो एक के बार जल लेते हैं।